कल हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड और हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 मेन पार्ट होते हैं। 3 अलग अलग पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। पहला था पार्स डिस्टिलिस, अब तो आपको याद हो गया होगा ये सब। बीच का था पार्स इंटरमीडिया और सबसे लास्ट में था पार्स नर्वोसा। चूंकि वहां डायरेक्ट न्यूरॉन आ रही थी इसलिए पार्स नर्वोसा। कल हमने ये भी बात किया कि पार्स डिस्टिलिस से टोटल 6 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था और हमारा LH और FSH। 1 2 3 4 5 6 ये 6 हार्मोन हमारे पार्स डिस्टिलिस से सीक्रेट हो रहे थे। फिर मैंने आपको बताया पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है और इस हार्मोन का नाम आपको बताया था मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, हाँ, स्किन पिगमेंटेशन को। आज थोड़ा सा हम यहाँ बात करेंगे पार्स नर्वोसा। 2 हार्मोन यहाँ से मैंने बताए थे कि 2 हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होंगे। एक्चुअली ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद नहीं बनाता है, बल्कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन इन हार्मोन्स को यहाँ रिलीज करते हैं और बाद में पिट्यूटरी का ये पार्ट केवल उनको ब्लड में ट्रांसफर करता है। तो एक्चुअली ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही हैं, बट रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स नर्वोसा से रिलीज होते हैं। इनमें पहला जो हार्मोन है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूसरा कौन सा है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। दूसरा है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। 2 हार्मोन के नाम याद कर लीजिए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। दोनों को समझना है। ऑक्सीटोसिन का केवल एक काम है, हमारी बॉडी में जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। स्मूथ मसल्स आपकी बॉडी की अगर सिकुड़ रही हैं तो कारण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हमारी बॉडी में बहुत जगह इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स हैं, अनवॉलेंटरी मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऑक्सीटोसिन के कारण। खास तौर पे हम देखेंगे जब एक मदर अपनी बेबी को मिल्क फीडिंग करती है तो वहाँ मेमरी ग्लैंड में भी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके कारण ही मिल्क बाहर रिलीज होता है। तो कुल मिला के मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करती है। मिल्क सीक्रेशन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पिट्यूटरी से तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अंदर जो एल्वियोलाई हैं मेमरी ग्लैंड की, वहां जो मिल्क है वो निकल के बाहर आता है। बनाता कौन है मिल्क? PRL। बनाता वहां पे PRL है, लेकिन वो रिलीज होके बाहर आ रहा है इज द ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। एक जब यूटेरस के अंदर मान लीजिए जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी पूरा डेवलप होता है, तो यहाँ इस यूटेरस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, यूटेरस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ही फुली डेवलप्ड बेबी बॉडी से बाहर आती है। और ये हम बोलेंगे इसको पर्च्यूरेशन प्रोसेस। एक्चुअली यूटेरस से जो एम्ब्रियो है वो डिटैच होता है क्योंकि यहाँ की मसल्स में वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये ऑक्सीटोसिन के कारण ही डिलीवरी प्रोसेस हो पाती है, पर्च्यूरेशन प्रोसेस हो पाती है।
हम क्लास 12 में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल समझेंगे। जब हम रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्चुएशन प्रोसेस बाय विच a female will release its fully developed fetus from the body। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्चुअली इसका फंक्शन होता है स्मूथ मसल्स पे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जितना ऑक्सीटोसिन आएगा उतना स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आपकी बॉडी की। ये ऑक्सीटोसिन का रोल होता है, ठीक है। अब है वैसोप्रेसिन। ये समझिए वैसोप्रेसिन क्या होता है, कहां से निकलेगा, पार्स नर्वोसा से। कौन बनाया, हाइपोथैलेमस बनाया। तो ये वैसोप्रेसिन अगर ब्लड में आया तो इसका फंक्शन होता है किडनी के ऊपर, और किडनी में जो हमने पढ़ा था डीसीटी पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट, आपको याद आ गया होगा। हमने जब नेफ्रॉन पढ़ा था तो वहां डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट था। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हैंले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया था कि वो कंडीशनल होता है। कंडीशनल बोले तो इस हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये हार्मोन वैसोप्रेसिन आता है तो किडनी के ये जो आपका डिस्टल पार्ट है, नेफ्रॉन का जो डिस्टल पार्ट है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, यहां रीएब्जॉर्प्शन होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जितना वैसोप्रेसिन आएगा उतना ही ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और उतना ही कम यूरिन बनेगा, लेस यूरिन बनेगा। ध्यान देना, अगर मोस्ट ऑफ पार्ट उस फिल्ट्रेट का अगर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो अल्टीमेट क्या होगा, यूरिन कम मात्रा में बनेगा। अगर वैसोप्रेसिन नहीं आता तो यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो पूरा का पूरा फिल्ट्रेट यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर हो जाता, एक्सेस लॉस होता वाटर का आपकी बॉडी से, यूरिन ज्यादा आपको होता, ठीक है। अगर मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स नर्वोसा वैसोप्रेसिन नहीं बना रहा है मतलब रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत किडनी तो लगातार छान रही है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि वैसोप्रेसिन का कमांड नहीं मिला। और वैसोप्रेसिन अगर नहीं है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं है तो पूरा यूरिन जितना भी बन रहा है वो पूरा का पूरा बॉडी से बाहर हो जाता है, एक्सेसिव लॉस होगा वाटर का, आपको बार बार पानी पीना पड़ेगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है कई बार, और इसको भी हम डायबिटीज बोलते हैं। ये बीमारी को भी हम डायबिटीज बोलते हैं। आपने सुना सर डायबिटीज में तो यूरिन में जब शुगर आएगा तो डायबिटीज होता है, और वो तो पेंक्रियाज के कारण होता है। बात सही भी है, आपने 10th तक केवल इतना ही पढ़ा है, लेकिन ये डायबिटीज अलग है। इस डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान देना, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है, जब वैसोप्रेसिन हार्मोन का लो सीक्रेशन होता है। जब ये कम सीक्रेट होगा तो बार बार यूरिन आना, एक्सेस यूरिन, बार बार टॉयलेट जाना, ये बीमारी कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। याद रहेगा, इसमें शुगर का कोई रोल नहीं है, केवल पानी बाहर जा रहा बॉडी से लगातार। ये कब हो रहा है, जब वैसोप्रेसिन कम आ रहा है, लो सीक्रेशन जब होता है वैसोप्रेसिन का, तब ये डायबिटीज इंसिपिडस होता है। कुल मिला के यूरिन को कंट्रोल कर रहा है, और यूरिन भी अगर वैसोप्रेसिन आएगा तो यूरिन कम बनेगा, यूरिन कम बनवाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ना, इसलिए यूरिन कम बन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन।
डाईयूरेटिक, यूरेटिक, यूरेटिक का मतलब बार बार यूरिन आना, यूरेटिक का मतलब बार बार यूरिन आना, और एंटी मतलब बार बार यूरिन आने को रोकने वाला हार्मोन, एडीएच हार्मोन मतलब वैसोप्रेसिन होता है, इसी का नाम है एडीएच, याद रहेगा। एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन किसे कहते हैं? वैसोप्रेसिन को ही एडीएच हार्मोन कहते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज इंसिपिडस होगी, जिसमें मरीज बार बार टॉयलेट के लिए जाएगा, यूरिन करने के लिए जाएगा और बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। बॉडी में पानी की कमी होगी, बार बार आपको पानी भी पीना पड़ेगा, फिर भी ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये वैसोप्रेसिन का कमी नहीं आना चाहिए। पूछा भी जाता है वैसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, ये यूरिन को कम बनने देता है, यूरेसिस को रोकता है, इसीलिए इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। याद हो गया? तो इस तरह से पिट्यूटरी की टोटल 9 हार्मोन्स के फंक्शन कहाँ से निकलते हैं ये सब हमने जाना, और क्यों पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ये भी हमको मालूम चला। पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, थायराइड को कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, हमारे गोनेट्स को कंट्रोल करता है, चाहे टेस्टिस हो या ओवरी, इनको कंट्रोल करता है, इसलिए इन दोनों को हमने गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन बोला था, गोनेडोट्रोपिन्स बोला था दोनों को। हमारा पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है, स्किन का पिगमेंट बनने को कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स जितनी भी इंटरनल ऑर्गन की हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ऑक्सीटोसिन, और हमारी किडनी को भी कंट्रोल करता है। तो लगभग आपकी बॉडी की हर पार्ट को तो ये कंट्रोल कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ब्लड वेसल्स जो हैं, आर्टरी और वेन, वहां पे भी तो स्मूथ मसल्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, लेकिन वो इसका मेन फंक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का भी काम करेगा, लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के लिए तो और भी हार्मोन आएंगे, वो भी काम करेंगे, लेकिन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब ये ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बढ़ाता है। तो हमारा पूरा बॉडी इस पूरे पिट्यूटरी के अंडर कंट्रोल में काम करता है। ये ग्रोथ हार्मोन में एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको एक नया एक और इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दे देता हूं। एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला तो आदमी लंबा और बड़ा हो जाता है, उसको हमने नाम दिया था गिगेंटेज्मो। नाम याद है आपको? गिगेंटेज्मो। अगर ये हार्मोन कम बनता है तो बीमारी होती है ड्वार्फिज्म, ये तो मैंने कल बता दिया था। लेकिन मान लीजिए एक बार आदमी बड़ा हो गया, खूब अडल्ट हो गया, और अडल्ट होने के बाद पूरे उसके हाथ पैर बॉडी पूरी डेवलप हो गई, उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन और बनने लगा तो उसके हाथ पैर एकदम जगह जगह से, कोई चिन उसका बड़ा हो जाएगा, कोई उंगली बड़ी हो जाएंगी, कहीं कुछ बड़ा हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और बॉडी पूरी एबनॉर्मल टाइप हो जाती है। अगर अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हुआ तो एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होने लगती है, और उस बीमारी को फिर हम बोलते हैं एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली, एक्रोमीगेली का आप गूगल पे एक फोटो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये आदमी बड़ा पहले हो गया था, उसके बाद ज्यादा सीक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का, तो वो अलग सा उसका बॉडी का शेप हो जाएगा, कहीं कोई हड्डी बढ़ गई, कभी कोई हड्डी बढ़ गई, ऐसे करके पूरा बॉडी उसका आगे पीछे हो जाएगा, तो एक्रोमेगेली कहलाता है वो। नॉर्मल हाइपर सीक्रेशन गिगेंटिज्म, हाइपोसीक्रेशन ड्वार्फिज्म।
देखिए दो शब्द मैं बार बार यूज करूंगा, हाइपर सीक्रेशन मतलब ज्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा, और मैं बात करूंगा हाइपो सीक्रेशन मतलब अगर वो कम सीक्रेट हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये दो शब्द हमारे बार बार इस्तेमाल होंगे, हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कंप्लीट होती है। लगभग हर पॉइंट को मैं टच करने की कोशिश किया। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 2, दैट इज आल्सो लोकेटेड इन आवर ब्रेन एंड दैट इज द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 2, पीनियल ग्लैंड। मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया था कि कहाँ पे होती है। हाँ, ये आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाँ इस तरह का पार्ट था। तो यहाँ पर ये आपका जो थैलेमस पार्ट है, और ये जो आपका यहाँ मिड ब्रेन है, वहीं पे ये एक्चुअली फोर ब्रेन में ही ये पीनियल ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है। यहाँ पे तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इधर आपके पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर ही ये मौजूद है पीनियल ग्लैंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, ध्यान देना जो वो MSH था, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आपका पिट्यूटरी से आ रहा था। मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आ रहा था? पिट्यूटरी से आ रहा था। तो पिट्यूटरी का वो मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहीं ना कहीं इस मेलेटोनिन को बनने को भी कंट्रोल करता है, मतलब ये MSH पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार था, स्किन पिगमेंटेशन कराता है, मेलेनिन नाम का ब्लैक कलर का पिगमेंट बनवाता है। लेकिन ये पीनियल ग्लैंड को मेलेटोनिन हार्मोन भी ज्यादा बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, MSH हार्मोन। और ये हार्मोन ही वाकई में मेलेनिन पिगमेंट बनवाता है, और यही स्किन को एक्चुअल में कंट्रोल करता है, स्किन कलर को। ना केवल ये स्किन कलर के लिए, पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है, अल्टीमेटली पिट्यूटरी ही करवा रही है जो कुछ करवा रही है। ये स्किन कलर को तो, पिगमेंट को तो कंट्रोल करता ही करता है। ये हमारा कहीं ना कहीं पूरी पीनियल ग्लैंड एक बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में काम करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, इसको बोलते हैं जैविक घड़ी। हाँ, जैविक घड़ी। हर एक इंडिविजुअल, आपने देखा होगा मुर्गा सुबह 4 बजे बोलना शुरू कर देता है, उसको क्या पता कि अब लगभग 4 बज गए। हम लोग अगर सो रहे एक अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में, फिर भी कुछ पूरी नींद होने के बाद ऑटोमेटिक हमारी आंख खुल जाती है। हम काम कर रहे थकते थकते एकदम से सो जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता हम कब सो गए। तो हमारे बॉडी को कौन जगा रहा है, कौन सुला रहा है, ये क्या है? एक्चुअली हमारे बॉडी को टाइम का पता चलता रहता है कि अब लगभग क्या पोजीशन है, हमको कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए। आप सोते सोते एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिक जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड के हार्मोन अगर ये सीक्रेट होता है तो आपको नींद आने लगती है, अगर इसका लेवल कम होता है तो आपकी नींद उड़ जाती है। कहीं ना कहीं आपका स्लीपिंग टाइम, आपका अवेकिंग टाइम, ये कंट्रोल होता है हमारे पीनियल ग्लैंड के हार्मोन से, मेलेटोनिन हार्मोन से। आपको कब जगना है, कब सोना है, एक सर्केडियन रिदम इसको हम कहते हैं। हमारे 24 आवर का जो टाइम होता है पूरे दिन का, उसका रिदम मेंटेन करता है कि आपकी बॉडी किस वक्त एफिशिएंसी से काम करेगी, किस वक्त स्लो हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपके बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत होती है, तो ये उस बॉडी की रेस्ट की चिंता करता है, हाँ, पीनियल ग्लैंड। और आपके बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी ये फास्ट और स्लो करवा सकता है, लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम एक्चुअल में दूसरी ग्लैंड का है। फिर भी जब आपकी बॉडी सोने को तैयार होगी, मतलब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो होना शुरू हो जाएंगी,
जब आप जगने वाले हैं तो मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज हो जाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल करता है। डायरेक्ट इसका रोल नहीं है, डायरेक्ट इसका रोल यही रहेगा, रिदम मेंटेन करता है 24 आवर का, सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक करके आपको क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आंसर कीजिएगा पीनियल ग्लैंड। आई थिंक केवल ये हार्मोन है जिसका आपका मेन काम हो गया सर्केडियन रिदम, मेन काम हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक का, यही इसका मेन काम है। और पिगमेंटेशन को भी ये कंट्रोल करेगा, स्किन के पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करेगा। देखिए ये मान लीजिए मैं आपको थोड़ा ये पिगमेंटेशन का रोल बताता हूं। मान लीजिए आपके स्किन का कोई पार्ट है, अब इसमें जगह 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 ये मान लीजिए वो ब्लैक कलर का पिगमेंट फैला हुआ है, तो आपकी स्किन अभी लाइट कलर की है। और मान लीजिए हार्मोन के चलते पूरा पिगमेंट इकट्ठा होके एक ही जगह पे हो गया, ये पूरा सिकुड़ के एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया, तो ये आपका मोल बन गया। मोल मतलब केमिस्ट्री का मोल नहीं, इसको तिल बोलते हैं। आपकी स्किन पे कहीं ना कहीं आपने तिल बनते हुए देखा होगा, वो जो तिल बनता है ना, वो पिगमेंट एक ही जगह अगर ये सब मूवमेंट करके मान लीजिए इधर ही इकट्ठे हो गए तो ये आपका तिल बन जाएगा। मस्सा बनता है, तिल बनता है, छोड़िए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ थोड़ा बता रहा था, पिगमेंटेशन के कारण ही होता है। बहुत ज़्यादा पिगमेंट है पूरी स्किन में, पूरी जगह बिखरे पड़े तो डार्क कलर हो जाएगा। हाँ, और अगर बहुत सारे पिगमेंट एक जगह इकट्ठे हो गए तो मोल बन जाएगा। और अगर ये पिगमेंट ही बहुत कम है तो आदमी लाइट कलर का होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब पूरी प्रोसेस आपके मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कंट्रोल में पीनियल ग्लैंड सब कुछ करता रहता है। पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन, जो मेलेनिन पिगमेंट सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल बायोलॉजिकल क्लॉक याद करेंगे। पीनियल ग्लैंड में हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 3, और उसका नाम रहेगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जब कभी भी आए आप ऑटोमेटिक समझ लीजिए ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? एक्चुअली आपकी हर बॉडी की सेल में लगातार फूड को तोड़कर एटीपी बनाई जाती है, रेस्पिरेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हार्मोन्स बनाए जाते हैं, एंजाइम्स बनाए जाते हैं। ये जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही हैं हर एक लिविंग सेल के अंदर, उन सभी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमारी बॉडी की हर सेल को ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाएं, ये सब फास्ट करवाती है थायराइड ग्लैंड। जितना फास्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगी। और ये जितना स्लो हो जाएगा, जितनी भी केमिकल प्रोसेस अगर स्लो हो जाएगी तो आप अपनी बॉडी को बहुत स्लो फील करेंगे। ठीक है, तो आपको मोर एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस का लगातार चलते रहना जरूरी है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस लगातार चलाने के लिए थायराइड ग्लैंड के हार्मोन लगातार आते रहना जरूरी है। थायराइड ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन आवर मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर ज्यादा ये निकलते हैं तो बहुत फास्ट हो जाएंगी, वो भी प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है फिर भी जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। अगर ये बहुत कम निकाल रहा है तो बहुत स्लो हो जाएगी मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारी बॉडी की डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो थायराइड ग्लैंड में बहुत सारी हाइपर प्रॉब्लम है और बहुत सारी हाइपो प्रॉब्लम है। और हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी जो वर्किंग प्रोसेस चल रहा है वो प्रभावित होता है इन हार्मोन से। ज्यादा निकलेंगे तो भी प्रॉब्लम जाएगा, कम निकलेंगे तो भी प्रॉब्लम जाएगा। तो ये बैलेंस में रहना चाहिए, और बैलेंस में रखने के लिए हमारी पिट्यूटरी जिम्मेदार है। पिट्यूटरी वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जितना बनाएगी उतना थायराइड को हार्मोन बनाना होगा। अगर ये कम बनाएगी तो ये कम बनाएगा। तो कहीं ना कहीं बॉडी की डिमांड के अनुसार पिट्यूटरी टीएसएच निकालती रहती है और उसी के अंडर कंट्रोल में थायराइड अपने हार्मोन बनाती रहती है। मैंने बोला दोनों में, हाइपर में भी प्रॉब्लम जाएगा, हाइपो में भी प्रॉब्लम जाएगा। कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये आएगा तो इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये हार्मोन बनाए।
होता कहाँ है थायराइड, कैसे होता है, कौन इसमें हार्मोन बनाता है, हार्मोन कौन कौन से हैं, अब वो थोड़ा देखिए। हमारा फूड पाइप है, ये आपका ओरल कैविटी मान लीजिए हो गया, ओरल कैविटी। हाँ, ये आपका ट्रेकिया वाला पोर्शन हो गया, और फिर ये इसोफेगस जाएगा। तो ये जो ट्रेकिया वाला पोर्शन है, अब आप इसको आगे से देखिए, आगे मतलब हमारी वेंट्रल साइड, हमारी फेस की तरफ से। तो फेस की तरफ से देखते तो हमारे ट्रेकिया के पास इस तरह का एक गुच्छा सा गले में, यहाँ पर इस तरह का दो फॉलिकल होती हैं, ये दो फॉलिकल होते हैं, इस तरह की दो लोब होती हैं, और दोनों लोब को एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखता है इस तरह से। ये सामने से मैं दिखा रहा हूं, मतलब हमारी वेंट्रल साइड, हमारे यहाँ गले में जहां साउंड बॉक्स है उसके ऊपर एक साइड में इधर ये लोब चिपकी है, एक साइड में इधर ये लोब चिपकी है, यही थायराइड है। मतलब दो लोब होती हैं थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, सामने से। पीछे की साइड से जब हम इसको देखते हैं, पीछे की साइड से हमको ये लोब तो दिखाई देती हैं क्योंकि वो आगे से जुड़ी हुई हैं, और पीछे यहाँ पे हमको ये दिखाई नहीं देती। पीछे का पाइप हमारा इसको ये यहाँ दिखता नहीं है, और पीछे हमको इसमें कुछ अलग और दूसरी ग्लैंड भी चिपकी हुई दिखाई देती हैं इस तरह से, इसके बैक साइड में, डॉर्सल में, मतलब पीठ की तरफ से। और ये एक्चुअली चार होती हैं। इन चारों फॉलिकल को, ये छोटी छोटी, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही ये एक्चुअली दूसरी ग्लैंड चिपकी है जिन्हें हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो सामने से आप देखिए ये है थायराइड ग्लैंड। अब इसके पीछे की साइड में वो पैराथायरॉयड चिपकी हैं, इधर और इधर, उसके पीछे की साइड से, पीठ वाली साइड से, ये गले वाली साइड है, सामने से, फ्रंट से। तो ये कुछ जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं, इस तरह से लंग्स में एल्वियोलाई 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 होती हैं, बिल्कुल ऐसी ही ये भी छोटी 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 फॉलिकल्स इसके अंदर होती हैं, इनके अंदर फॉलिकल्स होती हैं। अब मान लीजिए एक फॉलिकल को मैं निकाल के दिखाऊं, तो ये आपकी फॉलिकल एक ऐसी हो गई, हाँ, दूसरी फॉलिकल एक ऐसी हो गई, हाँ, तीसरी फॉलिकल एक ऐसी हो गई। इस तरह की फॉलिकल फॉलिकल से मिलके पूरा एक गुच्छा बनता है, ये इस तरह का, ये पूरा एक ये बनता है लोब, इस तरह का। बहुत सारी फॉलिकल है इसमें, और हर फॉलिकल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे सीक्रेशन करने वाले क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का ये लेयर यहाँ पे मौजूद है, और ये वो सेल हैं जो सीक्रेशन करके इस स्पेस में अपने हार्मोन बनाती हैं, इस स्पेस में अपने हार्मोन रिलीज करती है। हर फॉलिकल के अंदर हार्मोन मौजूद हैं, और ये हार्मोन यहाँ कलेक्ट रहते हैं। केवल यही एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रखती है। जितने भी हार्मोन बनाए वो यहीं पे कलेक्ट रहेंगे, यहाँ पे कलेक्ट रहेंगे, यहाँ पे कलेक्ट रहेंगे। किसने बनाए? इन फॉलिकल की दीवार में जो सेल हैं उन्होंने बनाए। और जब जितना जरूरत है, पिट्यूटरी से जितना मैसेज आएगा उतना ही हार्मोन ये ब्लड में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो ब्लड सर्कुलेशन आया है थायराइड ग्लैंड के पास। तो ये हार्मोन को स्टोर करने वाली एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को स्टोर करती है फॉलिकल के अंदर, और जितना जरूरत होता है उतना ये हार्मोन रिलीज कर देती है ब्लड में। बाकी की जितना भी हार्मोन बनाएंगी तुरंत के तुरंत वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, वहां स्टोर नहीं होता। चाहे पिट्यूटरी हो, चाहे एड्रिनल हो, चाहे आपके थाइमस हो, कोई भी ग्लैंड हो, बना हार्मोन तुरंत वो डिफ्यूज होके ब्लड में चला जाता है। लेकिन ये अपना हार्मोन स्टोर करके रखती है, जितनी जरूरत है उतना ब्लड में रिलीज करती है। एंडोक्राइन ही है, ध्यान देना। डक्ट वगैरह यहाँ पे मैंने केवल बता दिया समझाने के लिए, डक्ट नहीं होती, केवल फॉलिकल होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये डक्ट तो मैंने जस्ट केवल समझाने के लिए आपको बना दिया है, याद रहेगा। अब इसके जो हार्मोन हैं, यहां इसके अंदर हर फॉलिकल में हार्मोन बन रहे हैं। जब हमने उन हार्मोन को एनालिसिस किया तो वहां पे 3 तरह के हार्मोन मिले। जब हमने उनका केमिकल एनालिसिस किया कि ये जो केमिकल बना रही हैं वो उसमें क्या क्या मौजूद है, तो 3 हार्मोन हमको मिले। सर हमने तो एक ही पढ़ा था, थाइरोक्सिन।
सर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है, बिल्कुल सही है। इन तीनों को मिलाकर ही तो हम थायरोक्सिन बोलते हैं। इन तीनों को मिला दो तो ये थायरोक्सिन हो जाएगा, और थायरोक्सिन बनाती है थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही है। लेकिन इन तीनों के नाम तो याद होना चाहिए, क्या क्या बनाती है। एक का नाम है T4 हार्मोन, एक का नाम है T3 हार्मोन। इन दोनों को ही एक्चुअल में हम थायरोक्सिन बोलते हैं, T3 और T4 को। इस तीसरे को हम थायरोक्सिन में शामिल नहीं करते, इसको अलग से पढ़ते हैं। तीसरे को हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, TCT हार्मोन। सर नाम बहुत बता रहे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे पढ़ के कैसे याद होगा। भैया आप थोड़ा सा रिटिन वर्क करो, रफ में लिखो, एक ही ग्लैंड को क्लियर करो, सब याद होगा। 3 हार्मोन पढ़ने हैं थायराइड में, T3, T4 और TCT। TTT वाले हार्मोन है। यहाँ पे 4 T हैं T4, यहाँ 3 T हैं T3, यहाँ 2 T हैं तो T2 बोल देते सर इसको। नहीं भैया, इसको T2 नहीं बोलना है, TCT बोलना है इसको। ठीक है, 3 हार्मोन निकले कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। पैराथायराइड की भी लोकेशन बता दिया। चलिए T4 हार्मोन की बात करते हैं। T4, फिर मैंने बोला T3 और एक को बोला TCT। 3 हार्मोन है, 1 2 3। इन दोनों को हम बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान देना, इन दोनों को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। दोनों का सेम फंक्शन है, एक ही आपस में मिलकर काम करते हैं और एक ही जैसा काम करते हैं। ये 90% होता है थायरोक्सिन का और ये 10% होता है थायरोक्सिन का। ये ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, ये कम मात्रा में बनाया जाता है। ये ज्यादा मात्रा में बनता है लेकिन इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है, लो एफिशिएंट होता है। काम तो करता है पर बहुत स्लो करता है, धीरे धीरे करता है। और ये कम निकलता है लेकिन बहुत फास्ट स्पीड से काम करता है, और काम दोनों एक ही जैसा करते हैं। और दोनों मिलकर क्या करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, दोनों मिलकर। याद रहेगा? वेरी गुड। T4 नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडो मतलब आयोडीन, थायरोनिन, ये इसका नाम है T4 हार्मोन का, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। कितना परसेंट होता है थायरोक्सिन का? 90%। अच्छा, T3 की एफिशिएंसी ज्यादा है कि T4 की? कौन फास्ट काम करवा सकता है? जो कम बनता है वो तेज काम करता है, जो ज्यादा बनता है वो स्लो काम करता है। T3 का नाम हो जाएगा ट्राई, ट्राई मतलब 3 आयोडीन होते हैं इसमें, ट्राई आयोडोथायरोनिन 10%, दोनों को मिला के थायरोक्सिन। ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब ये तो क्लियर हो गया कि इस ग्लैंड को अगर T3 T4 हार्मोन बनाने हैं तो आयोडीन की जरूरत पड़ने वाली है। इट रिक्वायर्ड आयोडीन टू सिंथेसाइज दीज हार्मोन। अगर भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो हमारी ग्लैंड ये हार्मोन सफिशिएंट नहीं बना पाती और ग्लैंड बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करती है, जिसके चलते इसमें स्वेलन आ जाती है और इस बीमारी को हम बोलते हैं गॉइटर डिजीज। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? गॉइटर डिजीज। घेंघा हो गया, घेंघा, हाँ, गॉइटर हो जाता है, गला फूल जाता है, बतख जैसे लटक जाता है ऐसे आगे गले में, स्वेलन हो गई यहाँ पे, और इस स्वेलन परमानेंट हो जाती है, बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है ये। आयोडीन हमको कितना चाहिए?
एक निडल की आगे टिप पर जितना आयोडीन आता है उतना दिन भर हमारी पूरी बॉडी के लिए आयोडीन की जरूरत है। बहुत कम मात्रा में हमको आयोडीन चाहिए, लेकिन आयोडीन होना चाहिए हमारे फूड में, और उसकी पूर्ति करता है हमारा सॉल्ट। जो नमक हम खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। आयोडीन तो ब्लू कलर का होता है, ऐसा होता तो सफेद रंग के नमक पूरा ब्लू ब्लू होता। ज्यादा नहीं खाना है, आयोडीन बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए। आयोडीन नहीं रहेगा तो हमको गॉइटर हो जाएगा, हमारा थायराइड ग्लैंड में स्वेलन आ जाती है। ठीक है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू मेक T3 एंड T4 हार्मोन। दोनों मिलके क्या करेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए थायराइड ग्लैंड कम मात्रा में बनता है तो क्या होगा। अब कम मात्रा में बन रहा है, इसका मतलब हाइपोसीक्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म कह सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायराइड के हार्मोन, अगर थायराइड के हार्मोन कम निकले, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ। अगर बेबी में हुआ, छोटा सा बच्चा है या एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब मदर प्रेग्नेंट है और उस वक्त उस ग्रोइंग बेबी को, डेवलप को अगर ये थायरॉक्सिन नहीं मिल पा रहे तो उसके पूरे बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, बुद्धू टाइप का बच्चा होता है, बॉडी सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाती और एकदम दुबला पतला होगा। हाँ, ये आपको देखने को मिलेगा। और इस बीमारी को उस बच्चे के अंदर जो ये मेल न्यूट्रिशन जैसा दिखेगा, बच्चा एकदम दिमाग से पैदल होगा, जन्म लेते ही वो पागल जैसा होगा, बॉडी सही ढंग से डेवलप नहीं हो पा रही। इस बीमारी को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म आप इसको याद कीजिए। क्रेटिनिज्म कब होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में या बहुत जल्दी छोटे बच्चे में अगर थायराइड प्रॉपर नहीं बन रहा है, उस वक्त इस बीमारी को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। लेकिन अगर बेबी खूब डेवलप हो गया, नॉर्मल हो गया, बड़ा हो गया, आदमी अडल्ट हो गया, और अडल्ट होने के बाद अगर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गई, अगर थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन बनाना कम कर दिया, तो इस आदमी की मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएंगी। ये दिन भर सोता रहेगा, आलसी रहेगा, कुछ अंदर बॉडी में बन नहीं रहा है, बहुत ज्यादा डल टाइप का रहेगा। और इस बीमारी को, चूंकि यहाँ पे बहुत सारा दिमाग भी काम नहीं करेगा, पागल जैसा भी ये रहेगा, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मिक्सीडीमा। इसको क्या बोलेंगे, मिक्सीडीमा। ये थोड़ा बीमारी के नाम है, मैं थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ ताकि काम आए आपके। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। बेबी में अगर कमी हुआ तो क्रेटिनिज्म, अडल्ट में अगर कमी हुआ तो मिक्सीडीमा। आयोडीन की अगर कमी हुई, अगर आयोडीन की कमी हुई तो बीमारी होगी गॉइटर। ध्यान देना, थायराइड की कमी नहीं है, आयोडीन की कमी है तो गॉइटर करना है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है बेबी में तो क्रेटिनिज्म करना है। अगर अडल्ट में कमी है तो मिक्सीडीमा करना है। अगर ज्यादा सीक्रेशन हो गया, हाइपर हो गया, हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, ज्यादा सीक्रेशन हो गया, तो यहां पर बीमारी होगी ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ये नाम थोड़ा सा कम फेमस है लेकिन बीमारी होती है। और ज्यादा सीक्रेशन होने से, मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज होने से हमारी आंख भी लटक के बाहर आ जाती है। जो आई बॉल है वो ऐसे लगता है जैसे बाहर टपकने वाली हैं। कई बच्चों के आपने देखा होगा, ऐसे लगता है कि पूरा सफेद सफेद सब बाहर दिखने लगा। और उस बीमारी को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक गॉइटर। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक गॉइटर। देखिए गॉइटर तो ये भी है, लेकिन ये ऑप्थेल्मिक गॉइटर है। ऑप्थेल्मिक गॉइटर होता है हाइपर सीक्रेशन से, और आयोडीन की कमी से होता है केवल गॉइटर।
आयोडीन की कमी है तो केवल गॉइटर। अगर हाइपर सीक्रेशन है जिससे आंख बाहर निकल के आ रही है तो ऑप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं उसको, वो हाइपर थायरॉइडिज्म है। तो ये थोड़ा सा आपको क्रेटिनिज्म याद रखना है, मिक्सिडीमा याद रखना है और ऑप्थेल्मिक गॉइटर याद रखना है, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो T3 T4 दोनों खत्म होते हैं। एक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, कल की क्लास में थोड़ा पूरा करूंगा। हाँ, तो मेरी